ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वर गुरुवर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। आज की जो हमारी लेक्चर है न्यूमरोलॉजी का, ये 7वां लेक्चर है और टेंटेटिवली जो हमने डिसाइड किया इसके हिसाब से 10 लेक्चर्स के अंदर इसका हमारा कोर्स हो जाना चाहिए। तो आज जो हमारा रेमेडी का पार्ट है, कैसे मैं देता हूँ या कैसे मैंने अपने गुरुओं से सीखा या कैसे प्रैक्टिस में न्यूमरोलॉजी में लाता हूँ, वो डिस्कस करूंगा। रेमेडी का आज आधार जो है वो पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ है। अगर किसी को पर्टिकुलरली अगर किसी उस दिन कोई खास काम के लिए जाना है तो वो पर्सनल डे पे भी कर सकता है। लेकिन ये जो रेमेडी आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये ओवरऑल इसके बाद हम नहीं करेंगे, तो जो पिछली क्लास में किया उसका सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा और इनको भी बताऊंगा, ये डिटेल में हो जाएगा। इसके बाद इसी में छोटा सा एक जो अपनी लाइफ को हम कैसे अच्छे से जी सकते हैं, चाहे अच्छी हेल्थ के लिए है चाहे अच्छी एजुकेशन के लिए है, वो हम कुआ नंबर से कैसे रेमेडी कर सकते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कुआ नंबर के हिसाब से हम एक चीज देखेंगे, वो एक पार्ट होगा। और तीसरा, आज की क्लास के अंत में मैं एक चार्ट लूंगा, उस चार्ट पे हम उस चार्ट का जो एक पर्टिकुलरली किसी का एनालिसिस करना है वो एनालिसिस सारा करके हम उससे कुछ पॉइंट्स मैंने उसमें पहले से लिखे हुए हैं और कुछ बाकी पॉइंट्स को अगर हमारे पास किसी का भी चार्ट आ जाता है तो मैं कैसे करता हूं या हमें कैसे करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्लाइड आज की जो पहली है, पहली स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जब भी हम न्यूमरोलॉजी, खाली मैं आज बात कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजी की, जब हमारे पास न्यूमरोलॉजी से जब हमने उसका न्यूमरोस्कोप या लूसोग्रिड या लक्ष्मी यंत्र से उसका डाटा बना लिया, उस डाटा बनाने के बाद हमने देखा उसमें कुछ कमियां रह सकती हैं, उन कमियों के आधार पर हम उसके जीवन की सुधारने की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एक लाइन लिखा है मैंने, नश्वर जो हिंदी में वर्ड है ये मोर्टल्स को है, यानी ये कहता है कि अगर मान लीजिए उस जातक के जीवन में कुछ चीजें जो ऐसी नहीं लिखी जो उसको प्राप्त होनी है, क्या हम उसको बदल के उसको प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं या उसको प्राप्त करवा सकते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी से ही लिखा है, इसमें कहीं पर भी इस आइडिया का मैंने आप कह सकते हैं कि भाई वैदिक से या भृगुनंदी नाड़ी से या केपी से इसको नहीं उठाया है, मैंने सिंपल इसको न्यूमरोलॉजी से उठाया है। और न्यूमरोलॉजी का कहने का मतलब है कि अगर उसके चार्ट में कुछ हमें न्यूमरोस्कोप के द्वारा अगर प्रोजेक्शन नहीं दिखती है तो क्या हम उसको वो चीज हासिल करवा सकते हैं। तो जैसा यहाँ सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, मैंने इसमें ये लिखा है कि अगर एक मोटे तौर पर हम उसका उत्तर देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं जी नहीं, क्योंकि जो उसकी प्रोजेक्शन है उसके चार्ट के अनुसार ही उसको चीजों को मिलनी है। लेकिन अगर एक ज्योतिषी अगर ये ना में उत्तर देगा तो ना तो लोग उस पर विश्वास करेंगे और ना ही वो बेसिकली ज्योतिष का काम है, क्योंकि ज्योतिष के पास जब भी कोई आएगा चाहे वो किसी भी फॉर्म की प्रैक्टिस कर रहा है, उसको तो उस जातक को पॉजिटिव वे में उसको लगाना है, यानी वो ऑलरेडी किसी दुविधा में है या वो अपने और प्रोग्रेस की बात सोच रहा है, उसको सोचने के लिए हमें तो वो रास्ता दिखाना है, क्योंकि जो चीजें देनी है वो प्रभु ने देनी है, परम पिता ने देनी है या दुनिया बनाने वाले ने देनी है। वो ज्योतिष को भी उसी ने देना है और जो उससे क्वेश्चन पूछ के आया उससे भी देना है।
तो क्या हमारी जो, क्योंकि हम इतनी साधना करते हैं, इतना अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं, क्या हम एक वो मीडियम बन सकते हैं कि वो उसका आंसर दे सकें? तो हाँ, इस हिसाब से हम कह सकते हैं हाँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट या एक कोई भी एस्ट्रोलॉजर वो एक मीडियम बनकर उसको गॉड की तरफ, उसकी एनर्जीज को कन्वर्ट करके उसको वो चीज हासिल करने में उसको लगा सकता है। और इस मेहनत के द्वारा जब उसको चीजें प्राप्त होती हैं तो ना तो ही जो ज्योतिष जो प्रिडिक्शन दे रहा है उसको पाप लगता है, और ना ही जिसको वो चीजें हासिल करनी है उसको कोई डिफिकल्टी आती है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा जो मैंने पहले नैरेटिव या जो एक विश्वास का चीज बनाने की कोशिश की है, उस विश्वास को इस आधार पर बनाने की कोशिश की है। जी हाँ, जो चीजें चार्ट में कुछ हमें प्रोजेक्शन नहीं दिखती हैं, उन प्रोजेक्शन की सिचुएशंस को हम क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए चाहे हम ईश्वर से प्रार्थना करें, चाहे ईश्वर के लिए कुछ बलिदान करें अपने शारीरिक रूप के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, तो उससे दोनों को ही, ज्योतिष को भी और जो उसका ज्योतिष से द्वारा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहता है, दोनों को लाभ होता है, कोई नुकसान नहीं है। अब मुद्दा ये आता है कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे तरह की रेमेडी है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी भी ओकल्ट साइंस है, ओकल्ट साइंस में न्यूमरोलॉजी भी आ जाएगा, वैदिक भी आ जाएगा और बाकी फॉर्म की एस्ट्रोलॉजी भी आ जाएगी। तो क्या हमें जो वैदिक मंत्र हैं वही उचित हैं, या कोई हम जो स्टोन्स या जो यंत्र यूज करते हैं वही बेटर हैं, या कोई कह दो जड़ी बूटियों से, या कोई भी हम जो जिसको आयुर्वेद कहते हैं उसके द्वारा ही हम उसको हासिल कर सकते हैं? तो ऐसा जो मैंने न्यूमरोलॉजी में देखा है वो यही देखा है कि जो जेमस्टोन्स हैं, जो पर्टिकुलरली मैं जेमस्टोन्स की बात कर रहा हूँ, और जो जड़ी बूटियां हैं, ये दोनों चीजें कई बार नेगेटिव रिजल्ट देती हैं जब उसके चार्ट में कुछ जो प्लैनेट्स के जो हम नंबर मिसिंग होने से या मल्टीप्लाई होने से उसका जो लॉर्ड लेते हैं करस्पॉन्डिंग, उसके हम ये कभी रतन या जड़ी बूटियों से उसका इलाज करते हैं तो वो मुश्किल देता है। जैसे अगर किसी की कुंडली में हम देख लेते हैं वैदिक से, अगर वो जातक मान लीजिए कि मांगलिक है, तो वहां पर मंगल की स्थिति के अनुसार बताते हैं, या और भी कोई पापी ग्रह उन भावों में बैठा हो तो उसकी वो वैल्यू निकालने में हमें वैदिक में आसानी रहती है। लेकिन न्यूमरोलॉजी से देखें तो एक सिंपल सा यूज है, जिस जातक पे 9 नंबर का ज्यादा असर रहेगा या उसके पास मल्टीपल नाइन्स रहेंगे तो उसके मांगलिक होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो मांगलिक होगा तो उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी या उसके एग्रेशन को लेकर प्रॉब्लम आएगी। इसी प्रकार अगर उस टाइम पे उसको ये प्रॉब्लम है और हमने जेमस्टोन जो मार्स का है उसको, मार्स का यानी अगर हमने मानिक या जो पहना दिया, तो उस टाइम पे हो सकता है, या जो भी मूंगा उसमें स्टोन पहनाते होंगे उसको अलग अलग फॉर्म में कहते हैं जैसे, तो उसको अगर पहना दिया वहां पर, तो वहां पर हो सकता है उसको लाभ की स्थिति के बजाय उसको वहां पर नुकसान हो। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यही था। दूसरी बात ये थी, कई बार जो शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह वो तो वैदिक में पता चल जाते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में वो नंबर का मल्टीपल टाइम्स को रिपीटेशन के हिसाब से हम उसको शुभ या अशुभ कह सकते हैं। अगर कोई नंबर बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उसको आप अशुभ मानिए, और जो नंबर कम बार रिपीट हो रहा है तो उसको उसी रेशियो में हमने जस्टिफाई करते हुए चलना है। तो इसके अलावा एक और चीज है, जो अगर मान लीजिए कोई मैलेफिक प्लेनेट है, वो अगर एस्ट्रोलॉजी में तो सीधा दिख जाता है, जहां पर मैंने कहा कि वो नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा रिपीट करता है। जैसे 7 नंबर है, केतु को रिप्रेजेंट करता है न्यूमरोलॉजी में, और अगर 7 3 टाइम्स है, तो 7 3 टाइम्स है तो जैसा हमने अभी तक किया तो वो नेगेटिव रिजल्ट देने की ओर बढ़ जाता है। उसके कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी होंगे, लेकिन वो नेगेटिव की तरफ बढ़ जाता है। जब नेगेटिव की तरफ बढ़ जाता है तो ऐसे जातक की मैरिड लाइफ में दिक्कत हो सकती है, उसकी क्रिएटिविटी वो जो है इक्सेंट्रिक हो सकती है। एक होता है क्रिएटिविटी सबके साथ लेके सिस्टम को चलने वाली, एक ही होती है उसके दिमाग में यूनिडायरेक्शनल हो गया।
तो वो पॉजिटिव की जगह कई बार नेगेटिव देती है। तो इन्हीं सभी चीजों का जो मैं आपको आज बताऊंगा, उसमें से एक एक चीज के जो हमने किए हैं पहले उसके बारे में बताऊंगा। पहले जैसे हमने किया लास्ट लेक्चर में कि नंबर मिसिंग की, जो हमारे पास नंबर मिसिंग है उसकी जो रेमेडी की है, वो रेमेडी बेसिकली बंदे ने खुद बॉडी पे धारण कर, यानी वो, अगर मेरा जो अपना रेमेडी देने का मतलब है, अगर उसके पास कोई नंबर मिसिंग है, उस मिसिंग नंबर की बॉडी, उस अगर उसको नंबर एक्टिवेट करना है, वो थ्रू आउट के लिए है, वो रेमेडी वो अपनी बॉडी पे कंटिन्यूअसली वेयर कर सकता है। जैसे कॉमन सी बात हम कहते हैं, मेटल के लिए रिस्ट वॉच पहन के रखिए, अगर मिसिंग है तो लाइफ लॉन्ग रिस्ट वॉच पहन सकता है, या कोई गोल्ड का कड़ा पहन सकता है। इसी प्रकार अगर कोई वुड एलिमेंट मिसिंग है, तो वुड एलिमेंट की रेमेडी करने के लिए वुड की चीज का वो हमेशा, जैसे मैंने कहा था, रुद्राक्ष टाइप की चीज वो पहन सकता है। अगर इसी प्रकार अगर हमने देखा है कि उसके पास अर्थ एलिमेंट मिसिंग है, अर्थ एलिमेंट्स है जिसको हिंदी में स्फटिक या इंग्लिश में उसको क्वार्ट्ज क्रिस्टल कह सकते हैं, वो लाइफ लॉन्ग पहन सकता है। इसी प्रकार अगर फायर का जो हमने कहा, तो मैंने कहा वो मार्स का है, तो उस टाइम पर अगर नहीं है तो रेड जो तिलक है वो अपने माथे पे लगा सकता है। अगर इसी प्रकार हम देखें कि अगर उसके पास एक नंबर मिसिंग है, तो वाटर की हमने रेमेडी अकॉर्डिंगली की। तो यानी वो सन से रिलेटेड कहा था, सन से है कि वो वाटर दे सकता है सन को, और वो थ्रू आउट दे सकता है। और या हम ये कह सकते हैं कि वो वहां पर सन से रिलेटेड, अपने फादर से रिलेटेड अच्छी एक्टिविटी सारी लाइफ में कर सकता है। तो वो रेमेडीज मिसिंग नंबर की हमने एक अलग लेवल पे की। उसके बाद हमने कहा कि उसका ड्राइवर और कंडक्टर, ड्राइवर और कंडक्टर भी उसको लाइफ लॉन्ग उसके साथ चलते हैं। तो ड्राइवर और कंडक्टर की रेमेडी करते टाइम हमने सिर्फ ये ध्यान रखना था कि अगर उसके ड्राइवर और कंडक्टर्स एंटी हैं, या कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स हैं, या वो उनकी करेक्टरिस्टिक दोनों की बहुत अच्छी नहीं है, तो उस टाइप की रेमेडीज को भी हमने करते हुए ध्यान में देना है कि उस टाइम पे जो हमारी रेमेडी है वो फिजिकल या उस वर्क, वहां पर उस नंबर की रेमेडी करते हुए, फिजिकल का मतलब उसको हम अपने प्रोफेशन में अपना लें, उस डिफिकल्टी को अगर हम अपने प्रोफेशन में अपना लें, तो उससे हमें रेमेडी करनी आसान हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमने लास्ट लेक्चर में, पिछले लास्ट में लेक्चर्स के रेमेडीज जो सजेस्ट की थी, मैंने वहां तक की थी। ये एक बार फिर मैं, अभी उदय जी ज्वाइन कर गए हैं तो एक सिर्फ वही सेंटेंस के फॉर्म में मैं रिपीट करूंगा कि जी सर। पिछली क्लास में जो हमने रेमेडी की थी, वो जी सर। रेमेडी रेमेडी हमने की थी मिसिंग नंबर की। मिसिंग नंबर हमने बॉडी पे धारण करना है, बॉडी पे धारण करना है, चाहे वो रिस्ट पे ऐसे लाल धागा बांधे, फोरहेड पे पहने, या कपड़े पहने, या कोई मेटल का हम अपने उस पे करें। मिसिंग नंबर की रेमेडी अपनी बॉडी के ऊपर हमेशा उस बंदे को थ्रू आउट लाइफ वो पहन सकता है। और जो कॉम्प्लिकेटेड नंबर हैं जो ड्राइवर और कंडक्टर से आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि जैसे मैंने कहा 3 और 6 के, 3 नंबर ड्राइवर है या 6 नंबर ड्राइवर है, और अपोजिट उसका 3 नंबर कंडक्टर है, तो ऐसे जातक को वो चीजें धारण करने की बजाय अपने प्रोफेशन में उसको ले आए। तो 3 और 6 का अगर अपोजिट नंबर है, तो उसका जातक अगर टीचिंग को अपने प्रोफेशन में ले आए, क्योंकि गुरु का नंबर है, और उसका गुरु का नंबर एक्टिवेट करने से उसको वहां पर राहत मिलती है। ये मैंने अभी तक आज के लेक्चर में अभी तक कंप्लीट किया है। जी सर। और उसके बाद जो आज मैं अभी करने जा रहा हूं पर्सनल ईयर की, पर्सनल ईयर क्योंकि हमारा हर साल चेंज होगा, तो ये पर्सनल ईयर जब हर साल चेंज होगा, तो यहाँ रेमेडी करते टाइम हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। वो रेमेडी हमें अवश्य नहीं करनी चाहिए जिसके नेगेटिव इफेक्ट किसी भी तरीके से आ सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल ईयर आएगा, पर्सनल मंथ भी आएगा, उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर भी आएंगे, जब आपको कॉन्फ्लिक्ट होगा। आज मैंने जो ये रेमेडी लिखी हुई है, वो रेमेडी इस तरीके से लिखी हुई है कि इन रेमेडीज को अगर कोई भी ड्राइवर और कोई भी कंडक्टर नंबर हो, तो वो वहां पर अगर इनको करता है तो उसको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उसको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले, बट मैंने ये इंश्योर की कि भाई उसको नेगेटिव ना मिले। दूसरी बात, हर रेमेडी देने वाले की एक एनर्जी होती है, जो रेमेडी देता है उसकी एनर्जी अगर सात्विक है,
तो वो सिर्फ सात्विक ही रेमेडी दे सकता है। अगर वो बंदा तामसिक है, जो वो तामसिक रेमेडी दे सकता है। अगर कुछ बंदों की एनर्जी रासिक होती है तो वो रासिक दे सकता है। इसका न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ बताऊंगा वो इसको इस तरीके से कोरिलेट करूंगा। अगर सात्विक नंबर की हम रेमेडी देनी है तो बंदे का जो सन है, जो बेसिकली वो स्ट्रोंग होना चाहिए। और कुंडली में जो सन स्ट्रोंग होने की हमें चीज दिखती है वो कहीं ना कहीं हमें एक नंबर से दिखती है। अगर वो जातक का एक नंबर को स्ट्रोंग करना है या वो एक नंबर की रेमेडी कर रहा है तो वो रेमेडीज जो सात्विक कैटेगरी में आ रही हैं उनको आसानी से दे सकता है। जो जो मैंने बोला जो रासिक रेमेडी है, वो रासिक रेमेडी ऐसी रेमेडी है जिनके अंदर बेसिकली कहीं ना कहीं केतु सॉरी राहु प्रोमिनेंट होता है। राहु प्रोमिनेंट मतलब कि भाई उसको बंदे को अपना भी प्रॉफिट चाहिए, बाई मतलब अपनी चीज जो उसके दिमाग में है वो चाहिए। जहां पर आपका किसी के भी जो रेमेडी देने वाला है 4 नंबर वाला अगर प्रोमिनेंट है, 4 नंबर उसकी चार्ट में प्रोमिनेंट है, तो वो आराम से ये अपना रेमेडी दे सकता है। अगर जो इसके बाद जो आती हैं तामसिक वाली जो आती हैं, तामसिक रेमेडी बोल रहा हूँ, तो अभी तक मैंने सात्विक और रासिक की है। अगर मैं अगर इसके बाद अगर मैं रेमेडी की बात करता हूँ तो जहां पर मंगल मंगल एक सेनापति है, मंगल एक सेनापति ऐसा है उसको अपना तो फायदा चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो वो दूसरे का नुकसान कर सकता है। क्योंकि वो अगर राजा ने आदेश दिया सेनापति को, सेनापति ने काम करने के लिए निकल गया तो वो वहां पर उसके हाथ में तलवार है, उसने तलवार से काम निकलवा लेना है। तो वो आती है ये तामसिक रेमेडीज में कि मैं अपन ये मेरा अपना आइडिया है कि अगर मान लीजिए किसी को एक नंबर की करनी है तो वो सात्विक कर सकता है, जिसको 4 नंबर एस्ट्रोलॉजी देने वाले को है वो राजसिक कर सकता है, और जिसका 9 नंबर एग्रेसिव वाला प्रोमिनेंट है तो वो ये तामसिक रेमेडी दे सकता है। इस और तरीके केतु और शनि वाला? हाँ जी। केतु और शनि वाला नंबर 7 और 8 वाला? नहीं, जो जो एक एस्ट्रोलॉजर है ना उसको तीन ही चीजें प्रोमिनेंट होंगी ना। मेरी आप समझिए चार्ट से तो क्या है ना कि हमने बोला है कि अगर मान लीजिए मैं अपनी सात्विक एक्टिविटी कर रहा हूँ, चाहे मैं मेरे चार्ट में चाहे 1 नंबर मान लीजिए मेरी डेट ऑफ है 2 बार 1 आ रहा है मेरा, ठीक है, एक 17 में 1 आ रहा है, एक 19 में आ रहा है। तो सिमिलरली अगर मेरा 9 भी है, एक बार मेरा चार्ट में आ रहा है, एक बार मेरा कुआ नंबर से आ रहा है। जो आपके मैक्सिमम टाइप पे होंगे ना, तो मैक्सिमम ओरिजिनल चार्ट में तो मेरा जो आ रहा है वो आप समझ सकते हैं, या तो 7 आ रहा है क्योंकि 17 में 7 आ रहा है और 73 में 7 आ रहा है, और या सन में आ रहा है 1 1 1 2 बार करके। तो मेरे को अब ये देखना है कि अगर मैं अपनी सात अब अपने आप को 1 को प्रोमिनेंट करूं या 7 को प्रोमिनेंट करूं। तो उस टाइम पे जब आपको करना है तो 7 वाले को करने से आप डूब जाओगे, लेकिन लोगों की सोच को सोल्यूशन नहीं दे पाओगे। उस टाइम पे आपको केतु की जगह लोगों को अगर आपको रेमेडी देनी है तो आपको सन को प्रोमिनेंट करना होगा। मैं आपकी इस बात पे आ रहा हूं, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी बंदे के चार्ट में अब 4 और 7 आ गए, थोड़ी देर की बात है, किसी भी तरीके से 7 आ गया और 4 आ गया, तो उसको फिर भी अगर लोगों तक अगर अपनी बात पहुंचानी है और कन्वे करवाना है तो वहां पर 7 को अगर वो ले लेगा तो वो खुद ही अपने में अंदर अपना डूब जाएगा, दूसरों की कल्याण नहीं कर पाएगा। दूसरों के जो कल्याण करने के नंबर है ना वो 1 4 और 7 को मैं लेता हूं। और अगर जैसे आप कह रहे हैं किसी का सैटर्न है और सैटर्न है जो और वो केतु है, ये दोनों बंदों को ब्लाइंडली दूसरों की सेवा करने में लगा देंगे, जिससे भी लग गए। तो अगर इनको इन वाला बंदा जो करेगा वो फिर यही कहेगा कि भाई आप सेवा में लगे रहो, मेवा भगवान देगा। वो ये मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, ये नहीं है कि वो नहीं दे सकता, लेकिन ये दोनों हैं जो इनकी करेक्टरिस्टिक को कोई पहचान नहीं सकता कि ये कैसे रिएक्ट करेंगे। तो मैंने अपने हिसाब से जो कहा, तो अगर मैं ये कहूं कि 8 अगर आप 7 आ जाए तो फिर मैं उनको कहूंगा कि वो राहु की तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि सैटर्न और केतु की जो करेक्टरिस्टिक जो मिलती हुई नियरेस्ट जो पॉइंट है वो राहु से मिलता है।
ये उदय जी मैंने आपके उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की है जब आपके पास बहुत सारे चार्ट आ जाएंगे जहां आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ 1 4 7 में से किसको फॉलो करना है। अदरवाइज अगर थंब रूल बात करनी है 1 4 और 7 को करना है, तो 1 4 7 को करेंगे तो आपको वो सॉल्यूशन मिलते हुए लगेंगे। मैं अभी आप एक एग्जांपल लेंगे क्योंकि अब हम उस तरफ आ रहे हैं जहां बातें तो हमने बहुत कर ली होंगी, अब हमें कम से कम अगली बची हुई क्लासों में 7 8 या 10 12 चार्ट लेके उनको प्रॉपर एनालाइज करना होगा तो पता चल जाएगा। तो इसी प्रकार अगर मैं मान लीजिए 1 नंबर की हमें कहा कि पर्सनल ईयर 1 आ गया, जो हमने देखा है पर्सनल ईयर जब 1 आ गया, ये एक बिगिनिंग को है, एक अच्छी चीज को है। अगर इस ईयर में पर्सनल ईयर में वो जो चीज रेमेडी शुरू करेगा वो थ्रू आउट कर सकता है, तो थ्रू आउट एक्सरसाइज कर सकता है या वो चलने की काम कर सकता है या जो बिजनेस करे, तो सूर्य का जो प्रोमिनेंट रोल है कि वो लाइफ लास्टिंग उसका पीरियड ज्यादा रहे, तो इस टाइम पे वो रेमेडी करनी है कि बंदे को खर्चा भी ना हो और उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा जो किसी भी शुरुआत करने के लिए बंदा जब काम में निकलेगा तो उसको टाइम पे उठना पड़ेगा। टाइम पे उठने के लिए सूर्य को हमने डिसिप्लिन के लिए माना गया है। चाहे हम डेडिकेशन से काम करने को हम सैटर्न को लेते हैं, लेकिन अगर एक डिसिप्लिन बनाने की लाइफ में जरूरत है। अगर सर्दियों में सूर्य में 7 बजे निकलना है, इंडिया में दिखता है तो वो 7 बजे के आसपास ही दिखता है ऑन एन एवरेज। अगर गर्मियों में वो 6:30 या 6:15 दिखता है सुबह, तो उसी टाइम पे दिखता है। तो उसी टाइम से अगर हम 1 नंबर की रेमेडी जो करनी है पर्सनल ईयर में, तो उसको वो अपना लिया कि उसने 1 नंबर में अगर उसने जो वॉक करना शुरू कर दिया, अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू कर दिया, तो वो बाकी और पूरे साल वो चल सकता है, उसका रिवार्ड मिलेगा उसको। इसी करके मैंने कहा कि जो रेमेडी मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ या जो मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर अर्ली मॉर्निंग में वॉक करने का स्टार्ट कर दिया तो उसको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग पीरियड जो है 1 नंबर में करे तो उसको प्रोमिनेंट रिजल्ट देगा। यानी गेहूं को हम उससे डिनोट करते हैं, वीट को जिसको बोलते हैं, तो वो वीट किसको देना है, वो वीट अब उसके नंबर जो और हो सकते हैं कि उसको बच्चों को देना है या नीडी पीपल को देना है, लेकिन जब भी राजा चीज देता है तो आम जनता को या जो उससे नीचे तबके वाले होते हैं, तो 1 नंबर की रेमेडी हमेशा गरीब लोगों को दे तो राजा को अच्छा लगता है, इसलिए वो नीडी पीपल को ही बोला गया है। दूसरा बात है, जब मैंने आपको 1 नंबर की थ्रू आउट रीडिंग करने के लिए बोला या थ्रू आउट उसकी रेमेडी करने के लिए बोला, वहां पर भी मैंने लिखा था कि सन को आप वाटर दे सकते हो, लेकिन जब पर्सनल ईयर में जब आपने कुछ हासिल करना है तो वो खाली वाटर नहीं है, उसके अंदर कुछ दालचीनी का पाउडर बना के दे सकते हो या उसमें कोई लाल फूल या लाल सिंदूर डाल सकते हो, और ये 1 साल तक ही प्रैक्टिस करनी है। बाकी फिर बाकी टाइम पे जब आप करोगे सूर्य को दे रहे हो तो नॉर्मल जल दे सकते हो। तो ये एक जो पर्सनल ईयर की जो अचीवमेंट की बात है, जो आप चीज उस साल स्टार्ट कर रहे हो उसको बड़ा करने के लिए ये चीज है। तीसरी बात है कि सूर्य पिता का भी कारक है, क्योंकि हमने कहा पिता की ब्लेसिंग तो हमेशा लेता रहेगा घर में बैठे, लेकिन अब जो उसने पर्सनल ईयर में करना है वो फादरली फिगर के ट्रीटमेंट के लिए करना है, या हॉस्पिटल में जाके किसी के जो उसके फादर की उम्र या उम्र से बड़े वाले हैं उनका कोई निधि के लिए वो ट्रीटमेंट में कंट्रीब्यूट कर दे। दूसरी बात है कि भाई जैसे राजा है वो सुबह सबसे ज्यादा खाता है, दिन में कम खाता है और रात को ना के बराबर खाता है, तो उसकी अपनी डाइट इस पीरियड में इसी चीज को फॉलो करके कर ले, तो एक तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया हो जाएगा और एक उसको जो रिजल्ट हैं ये प्रोमिनेंट मिलते हैं खाने के वाले के मामले में, क्योंकि रात को कम खा के सोएगा तो सुबह जल्दी भी उठेगा और फिर उसकी बॉडी इतनी पॉजिटिव रहेगी उसको वॉक करने के लिए भी बोलेगी। तीसरा जो इसमें जो लास्ट पॉइंट जो मैं अलग से देखता हूं कि संडे के दिन ना उसको सॉल्ट की इनटेक ना के बराबर कर देनी चाहिए, एटलीस्ट इवनिंग के टाइम। अगर वो दिन में नहीं भी कर सकता दिन में रिड्यूस कर दे और रात को संडे को सिर्फ और सिर्फ मीठा खाना या बगैर नमक के खाना शुरू करे, तो ये रेमेडी भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देती है उस बंदे को जिसको गवर्नमेंट जॉब में जाना हो। जब पर्टिकुलरली अगर आपने किसी को गवर्नमेंट जब आप देख रहे हैं उसका पर्सनल ईयर आ रहा है और उसने अभी ग्रेजुएशन कर ली और उसने 1 साल तक टेस्ट देने हैं, तो ये टेस्ट देने के लिए आप ये किसी को रेमेडी सजेस्ट करके देखिएगा
या आपने कोई गवर्नमेंट से संबंधित खुद आपने काम करना है, और जैसे आपका एक नंबर आ रहा है, तो उस काम पे आप संडे के दिन इसको नमक की इंटेक को ना के बराबर कर दीजिए। ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, थोड़ा सा लंच में ले लीजिए, लेकिन रात को मत लीजिए, या हो सके तो एक बार ले लीजिए, बाकी 2 टाइम मत लीजिए। आपको बहुत इसका पॉजिटिव, ये मेरे को बहुत पॉजिटिव सबसे लगता है, ऊपर वालों से भी ज्यादा पॉजिटिव ये लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी में डायरेक्टली जो एनर्जी जा रही है वो कहीं ना कहीं फूड से कंट्रोल हो रही है, और फूड को ही जब हमने इस टाइप का कर दिया तो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है। दूसरा नंबर जो है वो मून का है। मून वाले में जो मैंने वहां पे शिवलिंग को वाटर लिखा था, लेकिन वहां पर खाली वाटर लिखा था, या यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ वो शिवलिंग को जो आपने चढ़ाना है वो पंच अमृत के साथ, या आप कह लीजिए दूध ही ले लीजिए अगर पंच अमृत भी नहीं बनाया है, तो उसमें से आपको जो मंत्र है, जो शिव जी का मंत्र है, वो मन ही मन उच्चारण, मन, क्योंकि मून मन का कारण है, उस शब्दों से बाहर लाउड में नहीं आना चाहिए। यानी जैसे मैं बोलूं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और जल डाल रहा हूं ना, इस साल आपको वो मन ही मन करना है, मतलब ऐसे बोलते हुए काम कर रहे, तो सारी एनर्जी आपके अंदर जानी चाहिए। दूसरा जो इसमें है वो एक, कुछ पूछना चाहते हैं गुंजन जी? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें जो फास्टिंग है, वो फास्टिंग जो चंद्रमा के जो फास्टिंग है, वो पूरे फास्टिंग 2 नंबर का ईयर चल रहा है, वो चंद्रमा के फास्टिंग उस दिन करने हैं जब पूर्णमासी हो। पूर्णमासी यानी पूरा चांद हो, खुला हो, पूरा रोशनी वाला, उस दिन का फास्ट आपको ज्यादा अच्छा काम देगा। या आप कह सकते हैं कि मिल्क आप सिल्वर के ग्लास में पी सकते हैं, और वो पूरा भर के नहीं पीना है आपको। ग्लास वो अराउंड, आप ये कह दीजिए कि 60 to 70% आप कह लीजिए कैपेसिटी ऑफ गिलास, सिल्वर ग्लास की। जब आप पानी भी पिए तो उसको, अगर आप अपने ये दशा चल रही है तो उसको 70% तक भर के पिए, ग्लास को ऊपर तक ना पिए। उसका रीजन मैं आपको लास्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, जो मैं इस चीज के देख रहा हूं। दूसरी एक बात है, आप जिस दिन पूरा चंद्रमा होता है, शुक्ल पक्ष का होता है चंद्रमा, शुक्ल पक्ष से आप प्रतिपदा को छोड़ दीजिए, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को छोड़ दीजिए। शुक्ल पक्ष जब स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट डे को छोड़ दीजिए, सेकंड डे से, और जब भी पूर्णमासी तक होती है सूर्य काफी बढ़ रहा होता है और उसकी नेगेटिव एनर्जी कृष्ण पक्ष की खत्म हो गई होती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि शुक्ल पक्ष में अगर आपको नाइट वॉक करना चाहिए, प्रतिपदा से लेके पूर्णमासी तक खासकर, अगर आपको कुछ नहीं भी याद रहता है तो दोबारा आप ये कर सकते हैं कि जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू करके, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू करके सप्तमी कृष्ण पक्ष तक की ही आपने इवनिंग वॉक करनी है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेके फिर आपने अमावस्या तक उसको, या प्रतिपदा तक, यानी फर्स्ट डे ऑफ शुक्ल पक्ष तक उसको बंद रखना है। ये वॉक करने का टोटली आपकी बॉडी को एनर्जाइज करने का एक तरीका है। जब बंदा कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ अपने फोन में देख के या टाइम में देख के, उस टाइम पे इस चीज को फॉलो कर सकता है। दूसरी जो चीज है, नॉर्मल करते हैं। हेलो। हाँ सर, मैं कह रहा था, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, हाँ, ये नाइट वॉक टिल स्वेट तो शनि का भी हुआ, तो वो ओवरलैप नहीं नहीं होगा इसमें? नहीं, कहाँ पे स्वेट कहाँ लिखा है? नहीं मतलब कि जैसे नाइट में गर्मी के टाइम पे कोई करेगा तो पसीना आएगा, सर्दियों में शायद ना आए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वॉक का जो है ना, जैसे आप लेजरली वॉक करते हैं ना, खाना खा के कुछ कदम भी चलने के लिए डॉक्टर भी बोलते हैं, जी जी जी। ठीक है, आप चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वो कहता है कि मूव करो। और ये जो मूव करने का जब पर्सनल ईयर में मैं बोल रहा हूँ, तो हम्म। आपने पसीना नहीं निकालना है, दौड़ना नहीं है। ये तो जब आपका बिल्कुल चांद पूरा ऊपर आ जाता है, आप समझ लीजिए कि 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का जो होता है, आप थोड़ा सा राउंड है जो उसमें आप चाहे 400 कदम चलिए, चाहे 500 कदम चलिए, जैसा बोलते हैं वो वाली है। ओके सर। आपने सिर्फ जहां पर वो लाइट आपकी बॉडी पे आ जाएगी ना उस टाइम पे, जी जी जी। वो आपने वो जो, और कृष्ण पक्ष में नहीं जाना, ये मैं पहले बोल चुका हूँ। वो लाइट आपको चाहिए, वो लाइट उसको चाहिए आपको बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए।
ठीक है जी। जी जी जी। ठीक है, और दूसरा ये है कि आप जब डोनेट करेंगे, चाहे चीनी करें, चाहे राइस करें, चाहे कपड़ा करें, ये अमावस्या वाले दिन करना है।